वार्ता में आपका स्वागत है। सोचिए आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने सिर्फ बेगुनाहों और लाचार लोगों की मदद करने की कसम खाई है। मतलब आपकी पूरी पहचान ही इसी उसूल पर टिकी है। और फिर एक दिन आपके सामने एक बेरहम ड्रग कार्टेल का सरगना, एक राक्षस, गिड़गिड़ाता है कि आप उसकी बेटी को बचा लें। आप क्या करेंगे? यही वो सवाल है जो ग्रेग हर्विट्ज अपने नॉवेल डार्क हॉर्स में हीरो इवान स्मोक के सामने फेंकते हैं। डार्क हॉर्स, जो ऑर्फन एक्स सीरीज की 7वीं किताब है, वो कहानी के बीच में एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी कर देती है। बिल्कुल, और इसी दुविधा से हमारी आज की चर्चा का सवाल निकलता है। क्या डार्क हॉर्स महज एक और तेज-तर्रार एक्शन थ्रिलर है जो आप कह सकते हैं जैक रीचर और जेसन बॉन्ड के बनाए हुए रास्ते पर ही चल रहा है, या फिर इवान स्मोक का ये किरदार अपने अतीत के बोझ और प्रायश्चित की इस कोशिश के साथ एक्शन हीरो की एक नई, ज्यादा गहरी और जटिल परिभाषा गढ़ रहा है? मैं मानती हूं कि ये नॉवेल एक्शन और इमोशन का एक असाधारण मिश्रण है, और इवान स्मोक का जो किरदार है और उसका जो आंतरिक संघर्ष है, वो इस कहानी को सिर्फ एक थ्रिलर से कहीं ज्यादा बना देता है। और मेरा तर्क ये है कि देखिए, किताब की भावनात्मक गहराई का दावा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर किया गया है। ये आज भी अपने बेहतरीन सिनेमैटिक एक्शन की वजह से ही चलती है, और इवान स्मोक का किरदार उन्हीं पुराने फॉर्मूलों का एक नया आकर्षक पैकेज है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स की असली ताकत इसके एक्शन दृश्यों में नहीं, बल्कि इवान स्मोक की उस मानसिक कश्मकश में है जिसमें वो फंस जाता है। वो अब द नुले पार्ट मैन के तौर पर काम करता है, मतलब एक ऐसा गुमनाम शख्स जो उनकी मदद करता है जिनका कोई नहीं होता। और उसका एक ही नियम है, वो सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करेगा। और इस बार उसे वो नियम तोड़ना पड़ता है। ठीक यहीं पर कहानी में गहराई आती है। उसे रैगन रेस, जो साउथ टेक्सास का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, उसकी बेटी को बचाने का काम मिलता है। ये फैसला उसके पूरे वजूद को हिला देता है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये उसके अपने बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों का इम्तिहान है। क्या एक राक्षस की बेटी को बचाना सही है, भले ही वो बेटी बेगुनाह हो? ये संघर्ष, उसका अकेलापन और इंसानी रिश्तों के लिए उसकी तड़प इस कहानी को एक भावनात्मक वजन देते हैं। ये एक ऐसे नायक की कहानी है जो अपनी ही बनाई हुई दीवारों के पीछे अपनी इंसानियत से लड़ रहा है। हाँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, और ये नैतिक संकट कहानी को शुरू करने के लिए एक जबरदस्त हुक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरे लिए ये भावनात्मक गहराई बस एक सजावट की तरह है। असली चीज तो इसका एक्शन ही है। किताब का मुख्य आकर्षण इसका हाई लेवल एक्शन है। क्लोज कॉम्बैट, टेक बेस्ड सर्वेलेंस और टैक्टिकल रेस्क्यू ऑपरेशंस। ये वो पल हैं जहां किताब असल में चमकती है, जहां लेखक का हुनर साफ दिखता है। तो आपके हिसाब से इमोशन सिर्फ एक साइड डिश है, मेन कोर्स नहीं? मैं कहूंगा कि ये वो साइड डिश है जिसके बिना मेन कोर्स अधूरा लगता है, पर ये मेन कोर्स की जगह नहीं ले सकता। इवान का ये नैतिक संकट और भावनात्मक संघर्ष इस जॉनर के पुराने ट्रोप्स ही तो हैं। एक कठोर हत्यारा जिसका दिल सोने का है, ये हमने पहले भी दर्जनों बार देखा है ना? मुझे लगता है कि इन भावनात्मक पलों को जबरदस्त एक्शन दृश्यों के बीच सांस लेने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आखिर में वो वही करता है जो एक एक्शन हीरो से उम्मीद की जाती है। वो मिशन पूरा करता है, चाहे उसे अपने नियम कितने ही मोड़ने पड़े। उसकी तुलना जैक रीचर और जेसन बॉन्ड से होती इसलिए है क्योंकि वो उसी सांचे में ढला है, बस उस पर एक नई पॉलिश कर दी गई है। आपने पॉलिश की बात की, पर मैं इसे एक पूरी तरह से नया डिजाइन कहूंगी। आप कह रहे हैं कि चरित्र का विकास सिर्फ कहानी शुरू करने का एक बहाना है, जबकि मैं मानती हूं कि यही वो इंजन है जो पूरी कहानी को चलाता है। इवान का एक अपराधी की मदद करने का फैसला उसके द नुल्ले पार्ट मैन कोड के खिलाफ जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उसके किरदार में एक बहुत बड़ा मोड़ है जहां उसे अपने ही बनाए उसूलों पर सवाल उठाना पड़ता है। वो ये काम क्यों करता है? क्योंकि उसे उस बेगुनाह लड़की में अपना अतीत दिखता है। पर क्या ये फैसला लेने के बाद कहानी का फोकस उसके इस आंतरिक संघर्ष पर बना रहता है, या फिर कहानी वापस अपने कंफर्ट जोन यानी एक्शन में लौट आती है? बिल्कुल बना रहता है। इस मिशन के दौरान वो लगातार इस फैसले के नतीजों से जूझता है।
उसे ये समझना पड़ता है कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। वो सिर्फ एक मारने वाली मशीन नहीं है। हम उसके डर, उसकी कमजोरी और मानवीय जुड़ाव के लिए उसकी जरूरत को देखते हैं। और सच कहूं तो एक्शन सीन भी इसी वजह से ज्यादा असरदार लगते हैं, क्योंकि जब इवान लड़ रहा होता है तो हमें पता होता है कि दांव पर सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा का एक हिस्सा है। यही चरित्र का विकास कहानी को इतना आकर्षक बनाता है। देखिए, मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये नैतिक संघर्ष प्लॉट को शुरू करने का एक बहुत ही चालाक उपकरण है। एक अच्छा आदमी एक बुरे आदमी की मदद क्यों करेगा, ये सवाल पाठक को बांध लेता है। लेकिन एक बार जब वो मिशन स्वीकार कर लेता है तो कहानी का ज्यादातर हिस्सा परिचित एक्शन पैटर्न में चला जाता है। वो अपनी योजनाओं, अपनी रणनीति और अपने एक्शन पर फोकस करता है। आपने कहा कि एक्शन ज्यादा असरदार लगता है, लेकिन मेरा तर्क उल्टा है। एक्शन इतना शानदार है कि वो कहानी की भावनात्मक कमजोरियों को ढक लेता है। भावनात्मक कमजोरियां कहाँ? किताब के बीच के कुछ हिस्से जहां एक्शन थोड़ा कम होता है और इवान के आत्ममंथन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, वो थोड़े धीमे महसूस होते हैं। अगर चरित्र का विकास ही कहानी की असली ताकत होती तो ये हिस्से धीमे क्यों लगते? उन्हें तो कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा होना चाहिए था। इससे तो यही लगता है कि पाठक भी एक्शन के लिए ही यहाँ है, और जब गोलियों की आवाज कम होती है तो कहानी का पेस भी धीमा लगने लगता है। मुझे लगता है आप उस धीमेपन की गलत व्याख्या कर रहे हैं। वो धीमापन नहीं, वो तनाव है। किसी भी अच्छी एक्शन कहानी में पेसिंग के लिए ऐसे पल जरूरी होते हैं। ये वो पल हैं जहां कहानी सांस लेती है, जहां दांव ऊंचे किए जाते हैं। ये पल इवान को सोचने और हमें उसके मन के अंदर झांकने का मौका देते हैं, और यहीं से कहानी का भावनात्मक कोर बनता है जिसकी आप बात कर रहे थे। एक बेटी को बचाने का मिशन, वो कहानी में एक बहुत शक्तिशाली भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। ये कोई बनावटी चीज नहीं है। यहीं पर मैं आपसे सबसे ज्यादा असहमत हूं। क्या ये भावनात्मक कोर सच में असली है, या ये जॉनर का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है? एक अपहृत बेटी का ट्रोप, ये थ्रिलर जॉनर में भावनाओं को भुनाने का सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका है। एक निर्दोष बच्चे को खतरे में डाल दो और पाठक तुरंत हीरो के साथ जुड़ जाएगा। ये असरदार है, मैं मानता हूं, लेकिन ये मौलिक या गहरा नहीं है। ये एक शॉर्टकट है या बेईमान बना देता है। जब इवान उस लड़की एंजेलिना से बात करता है तो उसे अपने बचपन की याद आती है, जब वो खुद भी एक ऑर्फन था, अकेला और डरा हुआ। ये कनेक्शन असली है। कहानी इसे हार्ट टचिंग थ्रिलर बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दांव पर एक निर्दोष लड़की की जान है, और ये मिशन इवान के लिए सिर्फ एक और काम नहीं है। ये उसे उसके अपने जख्मों की याद दिलाता है। यही कारण है कि ये सिर्फ गोलीबारी और विस्फोटों के बारे में नहीं है, बल्कि एक जिंदगी बचाने की भावनात्मक यात्रा के बारे में है। माफ कीजिए, पर मैं ये तर्क नहीं मान सकता। ये भावनात्मक कोण एक्शन को सही ठहराने का काम करता है। मतलब, हमें यह महसूस कराया जाता है कि यह सारी हिंसा एक अच्छे काम के लिए हो रही है। ये कहानी का केंद्र नहीं है, बल्कि एक्शन के लिए एक नैतिक लाइसेंस है। अगर आप इस कहानी से भावनात्मक एंगल हटा भी दें तो एक्शन अपने आप में शानदार और जबरदस्त है। लेकिन अगर आप एक्शन हटा दें तो क्या बची हुई भावनात्मक कहानी अपने दम पर खड़ी हो पाएगी? मुझे शक है। वो एक ऐसे कंकाल की तरह होगी जिस पर कोई मांस नहीं है। किताब का सिनेमैटिक फील और फास्ट पेस्ड एक्शन ही इसकी असली जान है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे लिए एक्शन और इमोशन एक दूसरे से इस तरह गुंथे हुए हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। एक्शन इसलिए मायने रखता है क्योंकि हमें इस लड़की की परवाह है, हमें इवान की परवाह है, और यही चीज हमें हमारे अगले मुद्दे पर लाती है, मौलिकता बनाम फॉर्मूले का सफल उपयोग। आप कह रहे हैं कि यह फॉर्मूला है, लेकिन इवान स्मोक का किरदार उसे इस फॉर्मूले से अलग करता है। वो कैसे अलग है? वो भी एक पूर्व सरकारी एजेंट है जिसके पास असाधारण काबिलियत है। उसे हर तरह के हथियार चलाने आते हैं, वो कई भाषाएं बोलता है और किसी भी स्थिति से बच निकल सकता है। ये तो जेसन बॉर्न जैसा ही लगता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है, और वो है क्यों। जेसन बॉर्न अपनी पहचान खोज रहा है। जैक रीचर एक घुमंतू है जो अक्सर मुसीबत में पड़ जाता है, लेकिन इवान स्मोक सक्रिय रूप से अपने अतीत के लिए प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा है। उसका द नुलपाड मैन होना, वो उसके अतीत के पापों का प्रायश्चित है। ये उसके हर काम को एक गहरा नैतिक और भावनात्मक मतलब देता है, जो उसे दूसरे एक्शन हीरो से अलग करता है। उसका संघर्ष बाहरी दुश्मनों से उतना ही है जितना अपने अंदर के राक्षसों से।
वो अपनी इंसानियत को वापस पाने की लड़ाई लड़ रहा है। क्या ये बॉन या रीचर के किरदारों का मुख्य उद्देश्य है? नहीं। ये एक अच्छा तर्क है। उसका प्रायश्चित वाला एंगल उसे अलग जरूर बनाता है, लेकिन मैं इसे एक दूसरे तरीके से देखता हूं। ये जो प्रायश्चित का मोटिवेशन है, ये भी तो एक तरह का ट्रोप बन गया है। तकलीफ में डूबा हीरो जो अपने अतीत से भाग रहा है, हमने ये भी देखा है। और मेरा असली मुद्दा ये है कि किताब एक बड़े स्थापित फॉर्मूले पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, यानी ऑर्फेन एक्स सीरीज का अपना फॉर्मूला। अगर आपने सीरीज की पिछली किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो आप कई रेफरेंसेस और किरदारों के भावनात्मक रिश्तों को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। पर हर सीरीज अपनी पिछली किताबों पर ही तो बनती है। इसमें गलत क्या है? ये तो एक अच्छी कहानी कहने का तरीका है, जहां किरदार वक्त के साथ विकसित होते हैं। गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये मौलिकता के आपके दावे को कमजोर करता है। इसका मतलब है कि किरदार की भावनात्मक गहराई का एक बड़ा हिस्सा पिछली किताबों में स्थापित किया जा चुका है। ये किताब अपने दम पर एक संपूर्ण भावनात्मक कहानी के रूप में उतनी असरदार नहीं हो सकती। ये एक बेहतरीन फॉर्मूला आधारित किताब है, इसमें कोई शक नहीं। लेखक ने एक सफल फॉर्मूला बनाया है और वे उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसे एक मौलिक कृति या जॉनर को बदलने वाली कहानी कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। ये एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर है जो अपने फॉर्मूले को बहुत अच्छे से निभाती है। अंत में मैं यही कहूंगी कि डार्क हॉर्स सिर्फ एक एक्शन नॉवल नहीं है, ये ग्रेग हर्विट्ज की कहानी कहने की काबिलियत का सबूत है, जहां वो तेज तर्रार एक्शन के साथ इवान स्मोक के किरदार की भावनात्मक यात्रा को बहुत कामयाबी से बुनते हैं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हिंसा और अंधेरे की दुनिया में अपनी इंसानियत को खोजने की कोशिश कर रहा है, और ये किरदार की गहराई ही है जो इस किताब को अपने जॉनरा में एक असाधारण जगह दिलाती है, न कि सिर्फ इसके एक्शन सीन। और मेरा निष्कर्ष ये है कि डार्क हॉर्स एक बहुत ही कुशल और मनोरंजक एक्शन थ्रिलर है जो अपने पाठकों को निराश नहीं करता। इसका सिनेमैटिक फील शानदार है और एक्शन सीन बेहतरीन है। हालांकि ये अपने जॉनरा के स्थापित फॉर्मूलों के भीतर ही बहुत सुरक्षित तरीके से काम करता है। इसकी भावनात्मक गहराई का दावा इसके एक्शन की उत्कृष्टता पर हावी नहीं हो पाता, जो कि इसकी असली ताकत है। ये एक शानदार फॉर्मूला है, लेकिन दिन के अंत में यह है तो एक फॉर्मूला ही। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि डार्क हॉर्स को अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। हम दोनों इस बात पर तो सहमत हैं कि ये एक ग्रिपिंग और एक्सप्लोसिव नॉवेल है, मतलब एक ऐसी किताब जिसे पाठक एक बार उठा लें तो आसानी से नीचे नहीं रख पाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसकी कामयाबी का सेहरा इसके भावनात्मक कोर को जाता है या इसके बेहतरीन तरीके से लिखे गए एक्शन को? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पाठक को इस सामग्री को पढ़कर खुद ही खोजना होगा, और शायद यही एक अच्छी किताब की निशानी है कि वो इस तरह की बहस को जन्म दे सकती है।